हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म नित्य संस्कृत क्लासेस के इस चैनल पे मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करेंगे। या तो कह लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर, और ये मतलब सी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए ही प्रश्न हैं। ठीक है, किस सन के हैं वो तो इसमें नहीं बताई हूँ मैं, लेकिन आपको मैं इतना ज़रूर बता रही हूँ कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो पूछे गए प्रश्न अर्थात प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न करके जाते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अगर प्रश्न रिपीट भी नहीं होंगे तो ठीक इसी प्रकार से, अब जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गए हैं तो ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, प्रश्नों पे ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए निर्देश देख लीजिए कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, जो कि मैं डेली बताती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के प्रश्नों को इसमें पूछा जाएगा। तो उचित उच्च उत्तर चुनकर इसमें लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रश्न में ही आते हैं, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि ये सब बताया जाए। तो भाषा अधिगम समय त्रुटियाँ, भाषा अधिगम के समय अगर जो त्रुटियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो किस रूप में छात्र को लेना चाहिए। कि छात्र के लिए छात्रेभ्य अनिश्चापम ददति, कि अधिगम समय सहायकम कुर्वन्ति, कि अधिगमे बाधका भवन्ति, कि शिक्षार्थीनाम उपरि संशोधन कार्यम वर्धयति। करें कि जो भाषा अधिगम के समय त्रुटि होती है, त्रुटियाँ होती, गलतियाँ होती हैं, उसको हमें छात्रों के साथ कैसा लेना चाहिए, छात्र को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। कि छात्रेभ्य अनिष्ट चापम ददति, छात्र के लिए जो त्रुटि हो रही है, जो छात्र पढ़ाई के समय भाषा को सीखते समय जो छात्र से त्रुटि होती है, जो गलती होती है, वह अनिष्ट होता है, अनिष्टता को देती है, अनिष्ट प्रदान करती है। कि अधिगम में सहायकम क्रोध, कि अधिगम में वह सहायता प्रदान करती है। कि अधिगम में बाधा भवंती, कि वह अधिगम में एक प्रकार की बाधा है, कि त्रुटि नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि शिक्षार्थी नाम ऊपरी संशोधन कार्यम वर्धयति, कि शिक्षार्थियों के ऊपर कि संशोधन कार्य का भार को बढ़ा देती है, कि हमें इस त्रुटि को सही करना, फिर आगे बढ़ना है। बताइए क्या होगा। तो इसमें अधिगमे सहायकम कुर्वन्ति करें कि भाषा की जो त्रुटियां होती है वो अधिगम में सहायक होती है। ठीक है, जब तक बालक त्रुटि नहीं करेगा तो सीख नहीं सकता है। जैसे जितनी त्रुटियां होती जाएंगी उतने वह अधिक से अधिक अक्षरों को, अधिक से अधिक प्रक्रियाओं को सीखने का कार्य करेगा। तो इसकी व्याख्या देखिए कि भाषा अधिगम समय में त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। त्रुटि होना एक स्वाभाविक ही है। कोई भी कार्य जब हम सीखते हैं तो सीखते समय जब गलती होती है तभी हमें उससे सीख मिलती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे अगर हम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ गलतियाँ होती हैं तो गलतियों से ही हमें सीख मिलती है। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में एक ही बार में अगर वो सफलता मिल जाती है तो उसका आनंद उतना नहीं होता जितना एक बार असफल होने के बाद अगर सफलता मिलती है तो उसका जितना आनंद हमें प्राप्त होता है उतना तुरंत सफलता मिलने के बाद नहीं प्राप्त होता। ठीक उसी प्रकार से अगर बालक गलती करके कोई चीज़ सीखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। तो देखिए इसमें वही बात बोला गया है कि भाषा अधिगम समय में त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, कालांतर में दूर होने लगती हैं। जैसे जैसे बालक सीखने लगता है कुछ समय के बाद वह दूर होने लगती है, वो त्रुटि करना कम हो जाता है उसका। अधिगम निरंतर परिपक्वता की ओर अग्रसर प्रक्रिया है। अधिगम जो है वह निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया होती है। सीखने की प्रक्रिया में बालक जितना आगे बढ़ेगा त्रुटियां उतना ही कम होती है। अर्थात जब बालक सीखने लगता है, सीखते सीखते वह जब जितने ही आगे बढ़ते जाएगा उसमें वह त्रुटियां व गलतियां कम होने लगेंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। सेकेंड प्रश्न हमारा है कि भाषा दक्षता
कृते अधुलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। कहने कि भाषा दक्षता, भाषा को दक्ष करने में, भाषा को, किसी भी भाषा को पे कमान बनाने में, उसको सीखने में अधोलिखित कस्य महत्वम सर्वाधिकम, ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, बताइए। तो ऑप्शन पढ़िए आप लोग। न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्रीणाम प्रयोग, कि शुद्ध उच्चारण सहवाचन, की शुद्ध करें कि न्यून मतलब थोड़ी सी मूल्यवान, कुछ थोड़ी सी मूल्यवान सहायक सामग्री का प्रयोग करके, कि शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करने से, पढ़ने से, कि सुंदर हस्ताक्षर अभ्यास कार्य लेखना, कि सुंदर हस्ताक्षर के साथ अभ्यास कार्य करने से, कि शुद्धतया धारा प्रवाह च विकास, कि शुद्धता के साथ धारा प्रवाह का विकास करने से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भाषा को सीखने में, किसी भी भाषा को जानने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए पहले, कि न्यून कुछ महत्वपूर्ण, कुछ मूल्यवान, महत्वपूर्ण नहीं, कुछ मूल्यवान सहायक सामग्री ला देंगे तो वो भाषा सीखने में महत्वपूर्ण होगा। कि शुद्ध के किसी भी चीज़ का, अरे किसी भी शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर कर अगर हम पढ़ेंगे तब होगा। कि सुंदर, बहुत सुंदर लिखावट लिख देंगे, बहुत सुंदर राइटिंग में हम लिखेंगे तब, लिखने का अभ्यास करेंगे तब होगा। कि शुद्धतया धारा प्रवाह से, कि शुद्धता के साथ धारा प्रवाह विकास, कि किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो उसमें शुद्धता और उसकी धारा प्रवाह होनी चाहिए। किसी भी चीज़ सीखने के लिए धारा प्रवाह का बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसी व्यक्ति या व्याख्या देख लीजिए इसका। किसी व्यक्ति या बालक की शुद्धता, किसी भी व्यक्ति या बालक की शुद्धता, देखिए एक मिनट, किसी भी किसी व्यक्ति या बालक की अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण की सक्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। भाषा दक्षता के लिए शुद्धता, धारा प्रवाह विकास का बहुत ही महत्व है। ठीक है, शुद्धता अर्थात व्याकरण आदि, धारा प्रवाह अर्थात बिना रुके लिखना, पढ़ना तथा बोलना जो भाषा दक्ष होने के लिए आवश्यक है। धारा प्रवाह का अर्थ यही होता है कि बिना रुके किसी भी भाषा को, अगर किसी भी लैंग्वेज को अगर सीख रहे हैं तो आप बिना रुके उसको बोलना, पढ़ना, लिखना सीख रहे हैं, वही उसका धारा प्रवाह कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्येक भाषा या लिपि वर्तते यह उक्ति, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यह उक्ति क्या सही है, बताइए। कह रहे हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यह जो उक्ति है क्या ये सही है। अंशतः असत्यम है, कि असत्यम है, कि सत्यम है, कि अंशतः सत्यम है, बताइए। तो ये सत्य है, किसी भी भाषा की, किसी भी लैंग्वेज की अपनी लिपि होती है। जिस प्रकार से, एक उदाहरण, जिस प्रकार से हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है, वैसे ही इंग्लिश की भी लिपि होगी। तो किसी भी अगर भाषा, अगर कोई भी भाषा है तो उसकी अपनी एक लिपि होती है। लिपि के माध्यम से ही हम सीखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो व्याख्या में कि उच्चरित ध्वनियों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए किंचित ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है। किसी भी ध्वनि को उच्चारण करने के लिए और उनकी भाषा को समझने के लिए उनके अंदर ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह और डैश, कॉमा, ये सब होते हैं ना। तो इन्हीं चिन्हों को समझने के लिए हमें चिन्हों को समझने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों का साधारण भाषा में लिपि की संज्ञा दी गई है। उन्हीं ध्वनि चिन्हों को समझने की साधारण भाषा में हमें लिपि की संज्ञा दी गई, अर्थात उन्हीं का नाम लिपि है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, यह सत्य है।
भाषा को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, जैसे संस्कृत, हिंदी आदि भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षिका छात्रेभ्यः कस्यचित् घटनायाः विवरणं कर्तुं निर्देशयति यस्यां ते आनन्दं प्राप्तवन्तः, उत्साहम् अथवा आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः। तस्य कृते सा छात्रेभ्यः संकेतान् ददाति, यथा केन स कदा घटिता इत्यादि, एवं सा प्रयत्नं करोति। करें कि शिक्षिका छात्रों को किसी घटना के बारे में, किसी घटना को, जो घटना छात्र देखा हुआ है उसी घटना के बारे में वह बताने के लिए बोल रही है। शिक्षिका छात्रों से कि कोई, अगर आप लोग कोई घटना देखे हैं तो उस घटना के बारे में आप मुझे बताइए। तो ऐसे आनंद, ये सब क्या करने के लिए करे कि उसे आनंद प्राप्त करने के लिए कह रही है, कि उत्साह अथवा आश्चर्य का अनुभूत कराने के लिए कह रही है, कि तस्य कृते सा छात्रेभ्य संकेतान, कि वह छात्रों को किस प्रकार का संकेत देने के लिए कह रही है। यथा केन स कदा घटता इत्यादि, यह जो घटना हुई है उसके बारे में छात्रों से और शिक्षिका क्यों जानना चाह रही है। ये सब प्रयत्न करो, तो यह किस प्रकार का प्रयत्न करा रही है, किस प्रकार का प्रयत्न, जो लेखिका है वह किस शिक्षिका जो है, टीचर जो है, वह किस प्रकार की प्रयत्न कराना चाह रही है बच्चों से, बताइए। लेखन गति विकास है, लेखन की जो गति होती है उसका विकास करा रही है, कि छात्राणाम स्मृति वर्धना है, कि छात्रों की जो स्मृतियाँ होती है, जो उनकी यादगार है, उसको बढ़ाना चाह रही है, कि सर्जनात्मक लेखन विकास आए, कि उनकी सर्जनात्मक सर्च करने की, जो किसी भी चीज़ को ढूंढने की, उनका ढूंढ कर सर्च कर लेखन का विकास करने के लिए, कि उनका दिमाग कितना काम कर रहा है वो करा रही है। कि सुंदर हस्ताक्षर विकास है, कि सुंदर हस्ताक्षर का विकास करने के लिए ऐसा काम करा रही है। बताइए क्या करा रही है शिक्षिका। तो ऑप्शन नंबर ए है कि लेखन गति विकास है। तो इसमें लेखन गति का तो विकास करा नहीं, क्योंकि जो शिक्षिका है वह छात्रों की किसी घटना, जो कभी उसके छात्रों के सामने जो कोई घटना घटी होगी, उस घटना का विवरण करने के लिए, अर्थात बताने के लिए वो करे, तो उसमें लेखन कार्य नहीं करा रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कट हो गया। छात्राणाम स्मृति वर्धना, हाँ, तो छात्राना, एक बार इस ऑप्शन को हम समझते फिर नीचे आते हैं। सर्जनात्मक लेखन कार्य, और सर्जनात्मक अर्थात वह बच्चों के संज्ञान के ऊपर वह कार्य करा रही है, नहीं। सुंदर हस्ताक्षर, वह लिखने के लिए नहीं बोल रही है। छात्राणाम स्मृति वर्धना, अर्थात छात्रों को आँखों द्वारा जो देखी घटना है उसको वह घटना को वह सुनना चाह रही है, बच्चों के द्वारा बोल रही है कि उसका विवरण बताइए, अर्थात वह बताइए कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, अर्थात वह उसकी स्मृतियों का चेक कर रही है, कि बच्चे को कितना याद है कि वहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। व्याख्या देख लीजिए एक बार इसकी। शिक्षिका छात्रों से किसी घटना का विवरण करने का निर्देश देती है जिनमें वह आनंद प्राप्त करें, उत्साह अथवा आश्चर्य का अनुभव करते हैं। उनके लिए वह छात्रों को संकेत देती है और छात्रों की स्मृति बढ़ाने के लिए ऐसा करती है, क्योंकि शिक्षिका द्वारा घटना के बारे में किसके साथ कब घटी आदि ऐसा पूछना स्मृति वर्धन में सहायक होता है। ठीक है। भाषा शिक्षणे, नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षाया उद्देश्यम अस्ति। करें कि भाषा शिक्षण की नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य होता है, क्या होता है। शिक्षार्थीनां बोधे अभाव ज्ञातुम, कि अभिभावकेभ्यः प्रतिपुष्टि प्रदातुम, कि छात्राणां प्रगति विवरण पत्रं पूरयितुं, कि अंतिम मूल्यांकन कृते प्रश्न पत्र निर्माण योजना च कर्तुं। क्या होगा। भाषा शिक्षण की नैदानिक परीक्षाया उद्देश्यम अस्ति। भाषा शिक्षण की जो नैदानिक परीक्षा उद्देश्य होता है, क्या होता है बताइए। कि शिक्षार्थी नाम बोधे अभावम ज्ञातुम, कि शिक्षार्थी नाम बोध का अभाव उसमें ज्ञान
जो नैदानिक परीक्षण किया जाता है उसमें छात्रों को क्या नहीं जाने उनके बारे में दिया रहता है कि अभिभावक के बारे में अभिभावक के फीडबैक के बारे में दिया रहता है कि छात्रों के प्रगति विवरण का दिया रहता है कि अंतिम मूल्यांकन प्रश्न पत्र निर्माण योजना का दिया रहता है। उसमें क्या रहता है, तो इसमें जो नैदानिक परीक्षण किया जाता है ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसमें छात्रों ने कितना सीखा उसका उपचार करने के लिए। अच्छा, अर्थात इसमें एक एग्जाम्पल से समझिए कि किसी भी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास अपना हम जब रोग बताते हैं तो जो बताने की क्रिया होती है वो नैदानिक कहलाती है। और जब डॉक्टर ने उस रोग को सुनने के बाद जो दवा देते हैं वो उपचारात्मक क्रिया होती है। तो इसमें नैदानिक मतलब उपचार करना ही होता है। तो किसी भी भाषा शिक्षण की नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य जब हम करते हैं, जब उद्देश्य जो होता है हमारा है शिक्षार्थी बोधे अभाव ज्ञातम, अर्थात शिक्षार्थी जो जिसने सीखा नहीं है, जिसमें सीखने में जो कमी हुई है उसी का हम निदान करेंगे, अर्थात उसका हम उपचार करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन छात्राणाम प्रगति विवरण नहीं उसमें दिया रहता है, अंतिम मूल्यांकन ये भी नहीं रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिए व्याख्या करें कि भाषा शिक्षण में नैदानिक उपचारात्मक परीक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों के बोध में अभाव ज्ञात करना है। अभाव जानने के पश्चात ही उपचारात्मक विधि से कठिनाई को दूर किया जा सकता है। प्रतिपुष्ट प्रगति पत्र प्रश्न पत्र निर्माण इस परीक्षा के संबंध में नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। भाषा विकासाय अधोलिखितेषु कस्य महत्तम सर्वाधिकम। करें कि भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। पठन पाठन सहायक सामग्रीणाम अधिकाधिक प्रयोग, पठन पाठन सहायक सामग्री का अधिक प्रयोग करेंगे। कि मूल्यांकन कृते विभिन्न साधनानाम कौशलानाम च प्रयोग, कि मूल्यांकन कृते विभिन्न साधनानाम कौशलों का प्रयोग करेंगे। कि पाठगतानाम अभ्यास कार्याणाम समाप्ति, कि पाठ के अंत में अभ्यास कार्य कराएंगे की समाप्ति करेंगे। कि शिक्षार्थिभ्य परस्परम भावदान प्रदान से अधिकाधिक अवसर प्रदान। करें कि भाषा के विकास के में किसका सर्वाधिक महत्व होता है, तो भाषा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षार्थिभ्य परस्परम भाव प्रदान से अधिकाधिक अवसर प्रदान। किसी भी शिक्षार्थी को उसके अपने अनुसार अगर आप कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं तो वह उसमें और अधिक वो करने की कोशिश करेगा और उस भाषा का सर्वाधिक महत्व बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार। करें कि भाषा विकास से तात्पर्य शिक्षार्थी को परस्पर भावों के आदान प्रदान का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है। इससे वे स्वतंत्र रूप से संभाषण श्रवण आदि करेंगे तथा उन्हें विविध भाषाओं का बोध भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। विद्यार्थिनः भाषा अधिगम कृते अधोलिखितेषु कतः प्रभाविरीत्या अधिकं च समर्थयति। ऑप्शन है पुनः पुनः परीक्षाया, सहयोगपूर्ण क्रियाकलापानां, कि व्यक्तिगत कार्याणां, कि व्यक्तिगत लेखनस्य। करें कि विद्यार्थिनः भाषा अधिगम कृते अधोलिखितेषु कथं प्रभाविरीत्या अधिकं च समर्थयति। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पुनः पुनः परीक्षाया। विद्यार्थियों की भाषा अधिगम के लिए बारंबार या सतत परीक्षा लेना सर्वाधिक प्रभावी रीति है, क्योंकि शिक्षार्थी को परीक्षा के माध्यम से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि उसे विषय वस्तु को कितना अर्जित किया है तथा कितना अर्जित करना शेष रह गया है। साथ ही शिक्षक को भी अपने शिक्षण की सफलता व असफलता आकलन करने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अतिसंपर्द कक्षायां नियंत्रितुम
स्तनमार्गेषु कस्य महत्त्वं न्यूनतम अस्ति। विभिन्नानाम् अधिगमशैलीनाम् उपयोगः कि छात्रेभ्यः समूहकार्यस्य युगलकार्यस्य च प्रदानं कि स्वयं पाठस्य अध्ययनस्य कृते छात्रेभ्यः निर्देशनं कि छात्रेभ्यः सार्थकं प्रामाणिकं च कार्यनियोजनं करें कि अतिसम्पद्कक्षायां नियन्त्रयितुम् अधस्तनमार्गेषु कस्य महत्त्वं न्यूनतम अस्ति। करें अतिसंपर्क कक्षायाम अर्थात अत्यंत भीड़ भाड़ की कक्षा में अधस्तन मार्गेषु कस्य महत्त्वम न्यूनतम अस्ति। करें कि समूह कार्य और युगल कार्य का क्या महत्व होता है। करें कि जब जब बहुत भीड़ भाड़ बहुत अधिक संख्या में जहाँ पे जिस कक्षा में बच्चे होते हैं उसमें समूह कार्य का और युगल कार्य का महत्व क्या होता है। समूह कार्य का महत्व क्या होगा। विभिन्न अधिगम शैली प्रयोग, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली का प्रयोग करना पड़ेगा कि छात्रेभ्यः समूह कार्य युगल कार्य च प्रदानम कि छात्रों को समूह कार्य प्रदान कर देना चाहिए कि स्वयं पाठस्य अध्ययन कृते छात्रेभ्यः निर्देशन कि स्वयं पाठ का अध्ययन करने के लिए छात्र को निर्देश कर देना चाहिए कि छात्रेभ्यः सार्थकम प्रामाणिकम च कार्य नियोजनम कि छात्रों की सहायता के लिए प्रामाणिक कार्य का नियोजन करना चाहिए। बताइए क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि छात्रेभ्यः समूह कार्य युगल कार्य च प्रदानम कि छात्रों को समूह कार्य करने के लिए हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। आइए ऑप्शन व्याख्या देखते हैं इसकी। अति संपर्क अर्थात अत्यंत भीड़ कक्षा में नियंत्रण के लिए छात्रों को समूह कार्य एवं युगल कार्य के प्रदान का महत्व नहीं है। अति संपर्क कक्षा में विभिन्न अधिगम शैलियों का उपयोग छात्रों का सार्थक और प्रामाणिक कार्य नियोजन द्वारा तथा स्वयं अध्ययन के लिए छात्रों को निर्देश करने में उनमें अनुशासन स्थापित रहेगा। समूह कार्य या युगल कार्य में अनुशासन भंग होने की स्थिति हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सार कथनम एकम लेखांतम कार्यम पठन पूर्व कार्यम पठनांतम कार्यम लेखन पूर्व कार्यम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा पठनांतम कार्यम। शालिनी एकस्य पुस्तक पृष्ठेषु दृष्टि निक्षिप्यति एवं सा किम करोति। छात्राणाम अवलोकन करें कि शालिनी एक पुस्तक के पृष्ठों को निर्दिष्ट कर रही है अर्थात उससे यह पुस्तक गंभीरता से अध्ययन कर रही है। वो क्या कर रही है, गंभीरतया अध्ययन करोति कि पर्यालोचनम करोति कि विशेष सूचनार्थम अन्वेषणम करो। तो वह गंभीरता के साथ वह अध्ययन कर रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर बस आज के लिए इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ एक लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, नमस्कार।